सभी साथियों को नमस्कार। जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इस वीडियो के तहत सभी देखने वाले साथियों को भी मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं आज दूसरी ये वीडियो यूट्यूब आपके पास अपने ख्यालात के लिए पहुँचाना जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस पर गंभीरता से सोचेंगे और अपने फैसले करेंगे। सवाल परसों मैंने जब शुरू किया तो इस बात से शुरू किया था कि आज दुनिया जो जिस खलबली से जिस दहाने पर पहुंची है उससे कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात अगर हम पीछे समझने की कोशिश करें तारीख को, तो ऐसे हालात सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हमें ताज़ा याद है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी ने हमें आज तक झंझोड़ के रखा हुआ है। आज तक नस्लें अपना वो दिन खुशी का नहीं ले पाई जो एक इंसान होने के नाते लेते हैं। उस वक़्त भी ऐसे ही पूरी दुनिया हिल चुकी थी और अलग अलग के फोर्सें एक लड़ रही थी और उनमें जो सबसे बड़ी फोर्स थी वो ब्रिटिश की उस वक़्त थी, जिसने बहुत से मुल्कों को गुलाम बनाया हुआ था पिछले 100 सालों से 200 सालों से। और नई फोर्स जो उस वक़्त उभरी थी वो रशिया थी और तानाशाही की फोर्स जर्मन में। और इन सब फोर्सों ने मिलजुल कर दुनिया को दो ध्रुवों में बांट लिया, दो दुनिया बना दी उस वक़्त। एक दुनिया अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने लगी और दूसरी दुनिया उस वक़्त फासिस्ट कहलाने लगी कि जे किसी की सुनते नहीं हैं, जे मारते ही मारते हैं, इंसानियत का कत्ल करते हैं। लेकिन जो अपने आप को डेमोक्रेटिक फोर्सेस कह रही थी बात वही कर रही थी, यानी कि लोगों को एटम से मारना या बंदूक से मारना या किसी और तरीके से मारना है तो इंसानियत को मारना ही था। उससे दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और लोग कुछ उनके साथ थे, मुल्क कुछ उनके साथ थे। हम उस वक़्त अभी आज़ादी की लड़ाई में थे। हमारी तरफ से उस वक़्त महात्मा गांधी जी ने अपना स्लोगन दिया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने एक किस्म की रेवोल्यूशनरी फोर्स बनाकर अपना दिया होता स्लोगन दिया हुआ था और अपने किस्म का भारत बनाने का सपना रखा था। और उससे के साथ वो याद भी और वो समझ भी साथ साथ चल रही थी जो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूम कर कह दिया था कि दुनिया अब आने वाली दुनिया कैसी होनी चाहिए। उस वक़्त इन हालातों में होते हुए या उन हालातों से गुजर कर सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और जो राष्ट्र दुनिया में बने या जिन राष्ट्रों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिला या सफारत खाना खुले, एम्बेसीज खुली, उनमें हम ये देखते थे कि जनता को भी कुछ राइट्स, अधिकार या कुछ आवाज या कुछ सुनने का तरीकाकार अलग था। उस वक़्त किसान भी ये दुनिया भर के मेहनत कशों का नारा देने के काबिल था और वो आवाज देता था कि दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो जाओ। मजदूरों का भी नारा था कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। और इस किस्म की सोच को इंटेलेक्चुअल तबका, जो बुद्धिजीवी तबका था बड़ा, वो भी इसको पकड़ा हुआ था। चाहे वो इंजीनियर थे, चाहे वो वकील थे, एडवोकेट्स थे, चाहे कॉलेज में प्रोफेसर्स थे और या स्टूडेंट्स थे या साइंटिस्ट थे। इस बात को पुरजोर समझ रहे थे कि दुनिया अब नजदीक आएगी, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेगी और अंतर्निर्भरता का एक पक्ष दिखाई दे रहा था। और उसमें 70-75 साल गुजरे और जो लोग अंतर्निर्भरता को समझने में कामयाब हुए या अपने आप को इंसान बनाने में कामयाब हुए या दुनिया में ये समझने लगे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है इस कुदरत में जो डेवलपमेंट के रास्ते को आगे ले जाती है और उसको कैसे हम उस रास्ते को आगे बढ़ाएं। उसमें दो रास्ते फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गए 70s के बाद कि एक रास्ता
फिर जोर जरबी वाला बनना शुरू हुआ, और एक रास्ता ये प्रचार करता रहा कि पीसफुल दुनिया बदलेगी, शांतिपूर्ण तो बदलाव आएंगे और दुनिया एक दूसरे पर ज्यादा अंतर निर्भर होती जाएगी और एक मुल्क दूसरे मुल्क के बगैर अब आगे तरक्की करने के लिए संभव नहीं होगा। इसी तरह मोहल्ले में व्यक्ति और इस सब को मिलाकर पूरी आबादी इस तरीके की समझ रही थी कि कुदरत में मानव जाति जो है, वो जो सेंसिबल जीव है, उसके अंदर ऐसी समझ पड़ रही है कि वो अंतर क्रिया करते हुए पूरी दुनिया में आपस में मिलने का नया युग लाएगी, जिसमें अच्छा आबोहवा होगी, ग्लोबल वार्मिंग का कोई डर नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज का कोई डर नहीं होगा, भूखमरी को काबू किया जाएगा, हर आदमी को पानी देने की कोशिश की जाएगी, हर आदमी तरक्की करेगा, नए बच्चे नई नई ऊंचाइयां छूएंगी और साइंस भी खला में जाकर जो आसमान को ढूंढेगी और आसमान में जो जहां जहां भी कोई जगह अगर मिली तो रहने का काबिल अपना रास्ता ढूंढेगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी फोर्सें भी, ताकतें भी बैठी नहीं थी, जिन्होंने सोवियत तोड़ दिया, जितने भी वो समाजवादी मुल्क थे वो वापस रिवर्स कर गए और एटम की शक्ति बढ़ना शुरू हो गई, जिसमें भारत भी अपना एक एटम शक्ति बन गया, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी एटम शक्ति बन गया और कई मुल्क और भी बन गए और एटम बनाने की जो प्रक्रिया थी वो नॉर्थ कोरिया तक भी पहुंची। नॉर्थ कोरिया ने तो किसी की बात भी नहीं मानी, कोई शर्त नहीं मानी और उसने वो मिसाइलें वो एटम बनाकर रख लिए। अब खतरा लोगों को एक बहाना भी बन गया कि जो मुल्क अपनी तरक्की करता करता कोई साइंस की ज्यादा तलाश करता है तो उस पर दूसरी ताकतें ध्यान भी रखती हैं और उसे रोकती भी है। उनमें से एक ईरान भी मुल्क है। ईरान मुल्क के ऊपर शक ये पड़ गया कि उसने एटम बना लिया है। इससे पहले आज से 25 साल पहले 2001-2002 में ऐसा ही इल्जाम इराक पर भी लगा था। इराक सदाम हुसैन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उस पर भी अमेरिका ने ही उस वक्त भी इल्जाम लगाया कि सदाम हुसैन ने भंडार बना लिए है, एटम बना लिया है और उसकी हम तलाशी नहीं लेंगे तो तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस पर हमला किया, उसका सारी तबाही कर दी, तलाशी ली और लास्ट में कुछ नहीं मिला और सदाम हुसैन को फिर भी जनता के सामने एक मैदान में खड़ा करके उसे फांसी लगा दिया गया। उस डर से ईरान ने अपनी तरक्की करना भी जारी रखी। उनको ये पता चल गया कि अमेरिका दरअसल हमारे पदार्थ जो है, कुदरती पदार्थ जिसमें सबसे बढ़िया जरूरत है जो दुनिया की जनता को, वो पेट्रोलियम पदार्थ है और उस पेट्रोलियम पदार्थ में ईरान सचमुच में बादशाह है। लेकिन वो जो इस वक्त के जो लोग फिर दोबारा कारपोरेट की शक्ल में मुनाफाखोरी के लिए दूसरे देशों की सरकारों को अपना काबू करते हुए जीना चाहते हैं, उनको जो ईरान की आजादी भी मंजूर नहीं थी। इसलिए उसका लगातार उस पर आपस में लड़ाइयां होती रही। वहां जो इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ से भी कम है, वो इतना अपने आप को टेक्नोलॉजिकली स्पेशलिस्ट समझता है कि मेरे साथ कोई हाथ लगाएगा अगर तो मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। आज 14 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए आज लड़ाई लगे हुए। वो जो ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने जवाब दिया इजराइल में, और जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे दुनिया में, हमारे साउथ एशिया में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया या पैसिफिक एशिया में जो अड्डे थे उस पर भी उन्होंने अटैक किया और अल्टीमेटली एक जंग की शक्ल में वो आ गया। ईरान का अपना नुकसान भी हुआ, बच्चियां मरी, गोले पड़े और कल जो उनका एक रोजों के इस वक्त रमजान चल रहा है, रोजों के दिनों में जो एक वो नस्ल होने के नाते एक जुलूस निकाल रहे थे, एक अपने किस्म का मजहबी जुलूस था और उस जुलूस पर भी गोले गिरे। लेकिन बहादुरी का देखने वाली ये है कि उस जुलूस पर गोले चलते रहे लेकिन ईरान की जनता ने मैदान नहीं छोड़ा, वो जुलूस खत्म नहीं किया, जुलूस फिर भी चलता रहा। इसलिए जो लोग मरने के लिए तैयार हो जाए, उसे ये जो जंगे करने वाली ताकतें हैं उनको आम समझ लेना चाहिए। सच्चाई दुनिया की ये है कि जंग जीती नहीं जाती,
जंग हमेशा नुकसान करती है। हिरोशिमा नागासाकी हमारे सामने है। उसके बाद लगातार 75 सालों से जो छोटी छोटी जंगें हुई हैं, चाहे कहीं भी हुई है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की हुई हो, जहाँ एशिया पैसिफिक रीजन में हुई हो, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई हो, जहाँ कहीं और लगी हुई है, आयरलैंड की अभी तक लगी हुई है, जंगें जहां भी लगी हैं वहां इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और उससे सिर्फ मुनाफा आर्म्स इंडस्ट्री को हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे एटम बना रहे हैं, चाहे जहाज बना रहे हैं, चाहे गन्ने बना रहे हैं, या मिसाइलें बना रहे हैं, या प्लास्टिक बना रहे हैं, फायदा बेचने का उनको हो रहा है। इसलिए आज इस आइडिया को, इस विचार को बिल्कुल एंड करना चाहिए। हमें इसका खात्मा करना चाहिए। दरअसल दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, और दुनिया नहीं बल्कि इस नेचर में जहां तक इंसान की आज नजर पहुंची है, जहां दिमागी नॉलेज पहुंचा है, वहां यही दिखाई दिया कि हर चीज दुनिया पर इंटरडिपेंडेंट है। दुनिया में हर चीज एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है और एक दूसरे को मिलकर ही डेवलप करती है। और उस प्रक्रिया में अल्टीमेटली उसमें गतिशील रहती है, और जो क्वालिटेटिव चेंज आती है उसको वो लगातार आती जाती है, और अल्टीमेटली उसको क्वांटिटेटिव चेंज तक पहुंचना होता है, जहां आकर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिनोमेना। हम लोगों को मारकर जो लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन का हमने जो ले लिया, और पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन हमारे हुक्मरानों ने, कारपोरेट सेक्टर ने, जो उससे पहले राजा महाराजाओं ने जो ये समझा था कि एक को जीतना है और उसे अपने कब्जे में करना है, दरअसल जीतना नहीं है। एक दूसरे को दरअसल तंग करके, उसके सोर्सेज छीन कर, उसकी कमाई छीन कर काबू में करने वाली बात है। और आज भी मुल्क जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं दुनिया पर राज करूंगा, और वो राज दुनिया पर नहीं कर रहा है, उसके मन की सिर्फ भावना है कि वो दुनिया पर राज करा। दुनिया पर राज एक आदमी पर राज नहीं होता। घर में एक फैमिली पर उसका जो बड़ा होता है वो भी राज नहीं कर सकता, लेकिन डंडे से चलाता है। इसलिए ये जो समझ है दुनिया में इंसान के अंदर आ चुकी है, जे के पावर कैन कंकर द अदर वन, एक ताकत जो है वो दूसरे को जीत सकती है। और उसके पास मिलिट्री, मनी और माइट, तीन चीजें हमारे पास हो तो हम दुनिया को आगे लगा सकते हैं। आगे लगाकर क्या करोगे? फिर भी दुनिया तो वहीं रहेगी, ऐसी ही रहेगी। सिर्फ थोड़े से लोग उसमें कुछ एक्सप्रेस कर लेंगे, कुछ बड़े लोग और ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर लेंगे। दरअसल दुनिया में इंसानियत ये सिखाती है, रेशनल ह्यूमनिज्म ये सिखाता है, तर्क ये देता है कि दुनिया में लगातार क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बदलाव होते हैं, और वो बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ खुद ब खुद जाते हैं। हाँ, उसमें जब प्रेशर मिलता है थोड़ा सा तो उसमें थोड़ी जल्दी हो जाती है, चाहे वो प्रेशर हीट का हो, ठंड का हो, कैसा भी हो, वो तब्दीली आती जाती है। इसलिए आखिर पॉलिटिक्स क्या करनी चाहिए? ये ठीक है कि समाज एक चलाने के लिए एक रणनीति बनाना पड़ती है। वो रणनीति आज के दुनिया में सियासत के तरीके से आती है, वोट डालते हैं लोग। वो रणनीति टोटली मनी फ्री, मगर पैसे के बगैर, एक दूसरे को मारे बगैर, और एक दूसरे की ताकत को छीने बगैर, तो फ्रीली करते चलो, एक दुनिया बसा लो, पूरी दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर बना लो। उस दुनिया में जो बड़े पैसे वाले हैं, जब तक लोगों को आप फ्री फेयर वो नहीं हक देते, जिसमें अमीरों और गरीबों का कम से कम फर्क 1 से 5 रेशो से ज्यादा ना हो, तब तक जो अमीर हैं या जो अच्छे लोग हैं वो जीत कर आए, दुनिया की संसद बने जिसमें हर कंट्री का बराबर का हाथ वोट हो, कोई विटो पावर ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, और वो जो तरक्की करे उसे तरक्की में जो आगे बढ़े उसे आगे देने का चांस मिले, और जो देश नहीं तरक्की करेगा वो पीछे रहता है तो उसे सपोर्ट करो। यही इंसानियत है। हम सही समझते हैं कि आज की पॉलिटिक्स कंकर के बजाय हमें कोऑपरेशन, इंटरडिपेंडेंसी, कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस और आपस में सहमति असहमति की प्रक्रिया चलाकर आगे बढ़ानी पड़ जाएगी। इसलिए मैं आज जो हमें एक हवा मिल रहा है, डर लग रहा है कि गैस खत्म होने वाली है, सरकार कहती है अब कोयले भी जलाने की जांच फिर दोबारा सीखो, मिट्टी के तेल से स्टोव जलाना भी सीखो, क्योंकि दूसरे सोर्स है, हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसलिए खतरे तो है, डर तो है, डरावा तो आया, क्यों आया? ये सवाल क्यों जो है
जे बड़े बड़े साइंसदानों ने भी आप कहा कि जब तक चूल्हे तक टेबल तक क्यों नहीं पहुंचेगा तब तक हम चीजें हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद मैं सबको कहूंगा, दोस्तों को जिस समझ आएगी इस पर कमेंट भी दो, और हर जगह क्यों पैदा करो कि हमारे सामने ये जंग क्यों, हमारी एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं, हमें फेयर चार्जेस क्यों नहीं, हमें फेयर वेतन क्यों नहीं, हमें पेंशन क्यों नहीं। ये क्यों क्यों शब्द अगर आप ढूंढोगे कि हमने वोट दिया था तरक्की क्यों नहीं, ये 5 साल से ज्यादा क्यों बैठे रहते हैं, फिर दोबारा पैसे के जोर से क्यों आ जाते हैं, ये डेमोक्रेसी के बुनियादी सवाल है कि क्यों होगा। सवाल अगर पैदा कर दें हम तो हम नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद, शुक्रिया, और उम्मीद रखूंगा कि आप कमेंट करोगे साथ साथ ही, तो मुझे भी समझ बदलेगी, मेरी समझ में भी और बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद।